देखिए, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में उतना आदी नहीं हूँ, फिर भी मुझे पार्टी ने निर्देश दिए थे, इसलिए मैं आ गए। आप सबको नमस्कार। ज़्यादा बात करने के लिए नहीं आए हैं, हमारे छोटी छोटी दो चीज़ मुद्दे हैं। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि कल सदन की कार्रवाई ख़त्म हो चुकी है। अगले विंटर सेशन में फिर सदन शुरू होगी। सदन में हम लोग बाहर से आते हैं, दूर दराज इलाके से हम लोग आते हैं सदन में शिरकत करने के लिए, आम लोगों की बात रखने के लिए, आम लोगों को मुद्दा को उठाना और सरकार से जवाब मांगना, ये सारे हमारे जिम्मेदारी होती है। इसी के चलते हम सदन में आते हैं। इसलिए आप सब जानते होंगे कि शुरू के दिन से देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग ये गुहार लगाते आए थे कि मणिपुर की आज की जो हालात, ये हालात बड़ा गंभीर होते जा रहे हैं और देश की प्रधानमंत्री होने के नाते हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को यह जिम्मेदारी भी बनते हैं कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर सदन में वो बात रखें। ज़्यादा तो हम मांग नहीं किए थे, सिर्फ दो टुक मणिपुर के बारे में बोलने के लिए हमारी तरफ से मांग सदन शुरू होने का पहले से ही हम उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम मोदी जी से ये उम्मीद करते हैं कि सदन शुरू होते ही उन्होंने कम से कम मणिपुर के बारे में दो चार बात रखे और हम सदन शुरू कर दें। बस मतलब इसमें साफ है कि हम सदन चलाने के लिए ही सदन में आए और सही ढंग और सुचारू रूप से चले, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को दरखास्त भी की है। लेकिन हमारे बात को जब टालते गए तो हमें भी अपना देश की प्रधानमंत्री को संसद में आने के लिए उपाय भी ढूंढते रहे और ढूंढते अंतिम औजार जो हमारे संसदीय व्यवस्था में होते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाए, क्योंकि कम से कम प्रधानमंत्री जी सदन में आके बात तो रखे। तो बस यही आपने देखे हैं, रूल 198 के तहत ये होते हैं हमारे ये अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा। और हमारे पार्लियामेंट की ये परंपरा होते हैं कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा खत्म नहीं होते तब तक बाकी जो बिल वगैरह है उसको पारित नहीं किया जा सकता। मैंने उदाहरण के तहत आपको बताना चाहते हैं कि 1978 ऑपोजिशन लीडर थे स्टीफन साहब, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई शायद 10 या 11 मई को सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। उसी दिन, मतलब जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे, उसी दिन सदन में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में चर्चा भी शुरू हो गई थी। इसका नतीजा क्या निकला? बाकी सदन सही ढंग से सुचारू रूप से चले। मुझे लगता था कि हमारे पार्टी को, सारे विपक्ष को, हम सबको एहसास तो थी कि देश की प्रधानमंत्री चांद से लेकर चीता तक हर चीज में बात रखते हैं, तो भला मणिपुर क्यों? कोई भी मुद्दे पे देश की विपक्ष के सारे विपक्ष जब मांग करते हैं, विपक्ष की मांग को सम्मान देते हैं, वो भी हमारे लिए और देश के लिए, मणिपुर के लिए कुछ बात रखेंगे।
ये तो हुआ ही नहीं, लेकिन इसके उल्टा हुआ। जैसे कि हमारे परंपरागत जो तरीका है सदन के अंदर कि अविश्वास प्रस्ताव लाने से और कोई चर्चा नहीं होना चाहिए जब तक अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा खत्म ना हो। लेकिन आज की सरकार ने सारे परंपरागत जो तरीके थे, रीति रिवाज जो भी थे, सबको अमान्य करते हुए, धजिया उड़ाते हुए एक के बाद एक बिल पारित करते रहे। लगभग मान लीजिए 20 विधायक सदन में पेश तो हुई और बिल पास हो गए 20 बिल पेश हुई, पारित हो गए 22। और सबसे बड़ी बात है कि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकारने के बाद 17 ऐसे बिल है वो भी पारित हो गए। मतलब क्या हुआ कि विपक्ष ने कोई ऐसा विधेयक पे अपना बात रखने की मौका नहीं मिल पाए। तो हम किधर जाए? परंपरा इसको मान्यता देने के लिए सरकार को गुहार लगाएं और नहीं तो बहुमत की बाहुबली पे मानते हुए सर झुका दे। क्या करें? तो इसमें सारे जो इंडिया अलायंस, उन्होंने यह फैसला किया था कि दिल्ली बिल के मुद्दे के अलावा बाकी सारे बिल ना पारित हो और हमारा मांग जारी रहे कि मणिपुर की चर्चा शुरुआती तौर पे किए, बाकी सुचारू रूप से सब कुछ चले। तो ये नजारा हमें भी देखने को मिला जो जिंदगी में नहीं देखा संसदीय इतिहास में। कि भले ही अविश्वास प्रस्ताव ताक में रखा जाए, और बाकी सारे बिल को पारित किया जाए, हमारे ना बचे परंपरा, ना बचे हमारे सदन की रीति रिवाज। फिर देखते देखते सदन भी खत्म हो गए। तो ये बड़ी दुख की बात है कि इतने सारे मेंबर हिंदुस्तान की हर कोने से आते हैं, लेकिन अपना बात रख नहीं पाते। फिर सदन खत्म हो जाते। दिल्ली में तो हमारे कोई सरकारी दफ्तर नहीं है कि यहां रहे, घूमे, चले, काम करे, जैसे कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों के है। हमारे लिए पार्लियामेंट के अलावा और कोई हवा महल तो नहीं है। तो इसलिए ज्यादातर जो एमपी होते हैं, सदन जब चलना शुरू होते उस समय आते हैं, सदन खत्म होते ही चले जाते हैं। बस यही हमारा पार्लियामेंट की ये परफॉर्मेंस है। मैं कभी अपने स्पीकर साहब की और पार्लियामेंट की सेक्रेटेरिएट, इनके खिलाफ कोई बात करना नहीं चाहते। उनकी अपना राय उनके पास है। हमारे स्पीकर साहब भी उत्पादकता के बारे में सारे बता चुके हैं। लेकिन हमारा
मन में जो दुख लेके जा रहे हैं, मैं उसी दुख का ही बयान करते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि सदन में हम जब जाते हैं ये मान के चलते हैं कि हमारा स्पीकर साहब हमारा अभिभावक होते हैं, उनकी बयान पे हमें कोई इतराज नहीं। सदन में तो बिल पारित हुई है, ये तो सही है, लेकिन वो बिल पारित में हम लोग भाग नहीं ले पाए, यही हमारा दुख है। चलिए बाकी दो कुछ अगर आपको पूछना चाहिए पूछ सकते हैं, एक एक करके पूछिए, ज्यादा मत पूछिए, एक सवाल बार बार ना दोहरा जाए तो अच्छा होगा। सबसे पहले बात तो यह है कि देश की प्रधानमंत्री को सदन में लाने के लिए मजबूर किए गए हिंदुस्तान की संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ कि जिस प्रधानमंत्री सदन में प्रवेश करते ही मंदिर समझकर अपने माथा टेका था, वो दृश्य सबको याद होंगे जरूर। उन्होंने ही मंदिर आने में एतराज करते रहे और हमें कोई इच्छा नहीं रहते हुए भी देश की गंभीर समस्या के बारे में सदन में बात रखने के लिए और चर्चा शुरुआत करने के लिए हमें बुलाने पड़े। और खासकर जब वो लीडर ऑफ द हाउस है, हाउस के नेता है, 2 घंटे गुजर चुके हैं, सोचा कब बोलेंगे मणिपुर। बार बार सदन में हम लोग गुहार लगाते हैं, ये पीएम साहब मणिपुर के बारे में आप बोलोगे या नहीं? कम से कम तो ये बोलना चाहिए था कि हां बोलूंगा, आप रुको, वो भी नहीं कहे। अगर किसी के घर पे आप जाएं, आपको प्यास लगे, एक गिलास पानी मांगे और पानी नहीं मिले तो क्या करें? बाहर जाके तो पानी पीने जाने पड़ते। तो हम भी क्या करें? 2 घंटे से बार बार ये मांग करते रहते हैं कि मणिपुर में आप बोलोगे, मणिपुर में बोलेंगे, मणिपुर में बोलिए। सिर्फ सारे विपक्ष ने, और ये भी मैंने देखा कि सत्तापक्ष की मंत्री कहिए, नेता कहिए, वो भी बैठे बैठे खस्ता होकर, थके हुए, छोटे मोटे नींद भी लेते रहे, मतलब नैप की तरह, छोटे मोटे, गंभीर निद्रा नहीं बल्कि छोटे मोटे निद्रा भी लेते रहे। आप सारे विजुअल देख लो, पता चलेगा। लेकिन हमारी तरफ से सारे विपक्ष ने बड़ी उम्मीद लेके बैठे थे। कुल मिलाकर हमें बाद में पता चले कि प्रधानमंत्री जी और एक रिकॉर्ड शायद तोड़ने वाला है कि हिंदुस्तान के कोई प्रधानमंत्री 2 घंटे से ज्यादा सदन के अंदर भाषण तो नहीं दिए। पता नहीं, रिकॉर्ड करना ही हमारे देश के प्रधानमंत्री को आते तो हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड किए हैं। रिकॉर्ड के बारे में सदन के अंदर में भी हमें गिनाया क्या क्या रिकॉर्ड किया। लेकिन यह भी एक रिकॉर्ड हुई कि जिस मुद्दे को मेन फोकस करके सारे विपक्षों ने शुरू से गुहार लगाते आ रहे थे, विपक्ष को, वो मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ 3 मिनट की वक्त दिया। जब उनकी भाषण ही 2 घंटे, मान लो 2.25 घंटे तक चली, और सारे विपक्ष को की जो मेन मुद्दा थी उसमें उन्होंने सिर्फ 3 मिनट समय बिताई। तो इसके आप खुद पता कर लो हमें और क्या करना चाहिए था। बोलने के लिए तो बोल के आते हैं, हम अगर रहते तो ना बोलते, चले गए तो बोलने का मौका लेते, किधर जाएं हम लोग। दादा आज प्राइम मिनिस्टर ने फिर से बोला है कि ऑपोजिशन भाग गया है, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन का वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों करे?
करना ना करना तो हमारी मर्जी है। 1963 में भी जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हुई थी, इंदिरा गांधी के खिलाफ, नरसिम्हा राव जी के खिलाफ। अविश्वास प्रस्ताव की कमी नहीं थी, 28 ऐसा अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाए गए थे। कोई ऐसा अविश्वास प्रस्ताव नहीं है जिसमें कोई सरकार गिरे हैं आज तक। तो ये मैंने उस दिन भी कहा, सरकार गिराना ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि अब बहुमत है, लेकिन मुद्दा हमारे हाथ थे। वो मुद्दे पे आप आओ, मुद्दे पे नहीं आए, वो बहुमत पे गए, फैसला ही हुई है। वो बोलने में आए, ये बोलेगा हमें जानकारी थे, आज नहीं तो कल यही बोलेंगे। और हम भी ये पहले ही बोल दिया था कि ये सरकार को गिराने की हालत में हम नहीं आए, लेकिन हमारा जो आशंका है देश के लिए, आम लोगों की जो चिंता है, वो चिंता के बारे में सदन में हम अपना बात रखना चाहते हैं, और आप इसको जवाब दिया करो और शुरू करो। दादा आपका जो भाषण था, दादा आपका जो भाषण था लोकसभा में, उसमें आपका जो एक्सपंज हुआ, आपने राजा को अंधा कहा था, वो अंधा वर्ड एक्सपंज हुआ है। और प्रधानमंत्री नीरव मोदी के जैसे नीरव होकर बैठे हुए, ये आपने कहा था, ये एक्सपंज हुआ है। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई गलती, आपको भी लगता है कि नहीं थी कोई गलती? मुझे तो कोई गलती नहीं लगते। स्पीकर साहब अगर सोचे कि अनपार्लियामेंट्री है तो हटा दे सकते, लेकिन स्पीकर साहब को भी हम बाद में दरखास्त कर सकते, फिर ये रेस्टोरेशन करने की भी एक तरीका है। राजा अन्ना मतलब, देखिए अपने समाज में, घर में, जहां भी जाए आप, हम अपना बात रखने में रूपक का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा भाषा की एक कला होते हैं, रूपक का इस्तेमाल करना। बाद में हम इटाली तो नहीं किया है। इटाली करने का मतलब क्या होते हैं, बखूबी सब समझ पाते हैं, लेकिन हमें रूपक के मुताबिक, अपना घर में भी आप बोलते हो कि कब तक कुंभकर्ण की नींद, कब तक अंधे राजा। अगर जेब से ज्यादा पैसा खर्च करोगे तो लोग कहेगा हरिश्चंद्र बन जाओगे, तो क्या करें हम, किधर जाए। तो अगले दिन में ऐसा हो सकता कि हमारे देश की सरकार ये भगवा व्याकरण भी बना सकते, कि कौन सा भाषा, भगवा शब्दावली भी बना सकते, नया डिक्शनरी बनेगा हिंदुस्तान में, कि सत्ता पक्ष में रहने से सब भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता, लेकिन विपक्ष रहने से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन सा भाषा इस्तेमाल करने की इजाजत है ही या नहीं। इसका एक डिक्शनरी निकालना चाहिए। ये सत्ता पक्ष रहो, सब कुछ आजादी है, विपक्ष में रहो, हमारे निर्देश पे चलना चाहिए। इसलिए भाषा तुम अपने मर्जी माफिक नहीं, अपने मन की व्यथा को, आपकी मन की चिंता को व्यक्त करने के लिए नहीं, ऐसा भाषा इस्तेमाल करना चाहिए कि कभी एनडीए, बीजेपी और आरएसएस वालों को ठेस ना पहुंचे। यही तो है। कह दीजिए, सारे यहाँ विद्वान व्यक्ति हैं, कह दीजिए नीरव का मतलब क्या होते हैं, बताओ, आप खुद बताओ। मैं बंगाल से आते, मान लो भाई कुछ नहीं जानते, उतने उन लोगों के जरा ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन नीरव की मतलब क्या होता है? किसी को आहत करने के लिए, चोट देने के लिए, किसी के दुख देने के लिए मैंने ये नहीं इस्तेमाल किया। शुरू के दिन से ही मैं कह रहा हूं, कोई ऐसा हमारा मकसद नहीं रहते कभी, लेकिन अपना भाव को व्यक्त करने के लिए, मन की बात करने के लिए, मन में जो आते हैं वो बोलना क्या गलत है, नाजायज है? बताइए। आप निकालो नीरव का हिंदी का शुद्ध भाषा है या नहीं। बंगाल से आते हैं, हर बात में हम नीरव शराब बोलते हैं। शराब का मतलब जो ज्यादा बोलते हैं। मोदी जी को कभी हम शराब भी बोलते हैं, मिस्टर एलोक्वेंट। कभी जब नीरव देखते हैं तो मिस्टर साइलेंट बोलना पड़ेगा, क्या करे। अब जब कभी कभी देखता है स्मार्ट लगता है तो हम लोग स्मार्ट भी कहते हैं, क्यों नहीं कहे। जब जिस रूप में किसी को देखते हैं हम उसी रूप की वर्णना करते हैं।
किसी को आहत करने के लिए नहीं, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, किसी को दुख देने के लिए नहीं नहीं नहीं। नीरव एक छोटा सा शब्द, इसके लिए महाभारत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। घर पे डिक्शनरी है, गूगल से जरा देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको लगे कि मैं कोई गलत बोल रहा है आप खुद बोलते जाइए। लेकिन एक बेकार, एक मतलब राय को पहाड़ बनाना कोई राजनीति नहीं है। ये सब राय को पहाड़ बनाना चाहते हैं। वो भी अगर इनकी इजाजत है तो हम सदन में बोल सकते हैं, नहीं तो वो भी नहीं बोल पाओगे। दादा नीरज, न्यूज 18 इंडिया से हमारा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने ये कहा इंडिया अलायंस बन चुका है, आप लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं, तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में भी तीसरी बार वो सत्ता में आएंगे, एनडीए दोबारा से सत्ता में आएगी। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? कोई प्रधानमंत्री बोलेंगे कि हम अगले चुनाव में हार जाएगा अगले चुनाव? अच्छा, हिंदुस्तान की है, सारे दुनिया की कोई प्रधानमंत्री, कोई प्रेसिडेंट ये कहेंगे चुनाव लड़ने के पहले कि अगले बार हम नहीं आने वाला है, हमारा अंतर्जली यात्रा शुरू हो गए हैं, हम अपना फेयरवेल देते हैं? कोई कहेगा? ऐसा कोई बुरबाक होते हैं दुनिया में कहीं? बताइए आप। अच्छा, पीएम क्या कहे? पीएम ये कहेंगे कि भाई हम इसके बाद तो हारने जा रहे हैं, तुम अपना चटी बाटी लेके भाग जाओ। कोई पीएम कह सकते हैं दुनिया सब? ये नहीं, दुनिया में अब बताइए, दुनिया में ऐसा कोई पीएम, कोई प्रेसिडेंट की नजीर है आपके पास जो ये कहते कि चुनाव के पहले कि हम हारने के लिए जा रहे हैं? तो हमारे वाला पीएम क्यों कहेंगे, जिनके पास 303 इतने सारे नंबर है। जिस पार्टी में मोदी जैसे हस्ती है, जिन पार्टी में मोदी अमित शाह जैसे ताकतवर नेता है, वो अपने पार्टी के सारे लोगों को ऊर्जा भरने के लिए क्या कह सकते? यही कह सकते। मैं तो कहे 3 बार नहीं है, 300 बार आई है, हमें कोई आपत्ति नहीं है इसमें। अगर देश की जनता चाहते 300 बार आ सकते, कोई इसमें आपत्ति नहीं, तो हमें क्या लेना था। लेकिन हम तो ये सरकार को सत्य से निकालने के लिए एकजुट हो रहे हैं। कभी एनडीए की एकजुट हो रहे थे, कभी एनडीए तो एकजुट बीजेपी पार्टी की, कभी विश्व हिंदू परिषद से, कभी भारतीय जनसंघ थे, कभी बीजेपी पार्टी बने, धीरे धीरे एनडीए बने। इसका मतलब क्या होते हैं? मतलब ये साफ निकलता है कि मोदी जी को इंडिया सब पसंद नहीं होते हैं। इसलिए पसंद नहीं होते हैं कि मोदी जी जो उन्होंने हर बात में इंडिया इंडिया नारा लगाते हुए काफी सारे एक्रोनिम की जन्म दे चुके हैं। आज उनको इंडिया नाम पे असहज महसूस होते हैं, ये मैं जरूर कहूंगा। नहीं तो इतने सारे ताकतवर है मोदी जी, देश की सबसे बड़ा शक्तिशाली पुरुष है, एक इंडिया नाम को लेकर इतने बार उनको कहने की क्या जरूरत है? कभी कहते हैं मैं 400 सीट लेके आऊंगा, अरे सब सीट लेके आओ, कोई हर्जा नहीं, लेकिन इंडिया नाम में आपका आपत्ति क्यों है? कभी कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन, कभी कहते हो ईस्ट इंडिया कंपनी, जब पुछाते हैं कहते हो कि स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। आप जब कहते हो इंडिया तो अच्छा लगता है, हमें इंडिया बोलने में आपको बुरा लगता है, मतलब इंडिया को खुद आप पसंद नहीं करते। अभी तो भारतीय शब्द लाना शुरू हो गए। जब से हम इंडिया की बात करते रहे, इंडिया को टक्कर देने के लिए भारतीय शब्दों के इस्तेमाल होने लगे। अभी इंडिया और भारत में मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारा संविधान तो ये कहते हैं भारत दैट इज इंडिया, ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत और इंडिया में कोई फर्क नहीं, लेकिन फिर भी ये फर्क करना चाहते हैं। दादा सोमनाथ संबाद प्रतिदिन। दादा पिछले बार जब ये अविश्वास प्रस्ताव आया था, तभी मोदी जी ने बोल दिया था कि 2023 में फिर से ये आएगा।
क्या आपको लगता है कि ये उनका सोचा समझा प्लान है, उनको पता था पहले से कि 2023 में मणिपुर जलेगा, ये एकदम वेल नहीं, प्लान ऐसा मैं होगा, नहीं कुछ कहूँगा। ऐसा है? ऐसा मैं नहीं कहना चाहता। देखिए, देश की एक प्रधानमंत्री कभी ये नहीं चाहेगा कि एक देश जले, मणिपुर जले, और मणिपुर जलने के पीछे इनका कोई मदद हो, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता। बेबुनियाद और आधारहीन बात मैं करना नहीं जानते। लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि मणिपुर की हालत को संभालने नहीं सके अब तक। जल रहे हैं तो जल रहे हैं, ये मैं जरूर कहना चाहते हैं। क्योंकि आप अगर ढंग से देखोगे, उस दिन की जो अमित शाह जी की भाषण थी, उसमें उन्होंने ये कह रहे थे कि बाफर जोन में मैं अपना सेना को तैनात कर दिया। मान के चलिए, बात ध्यान से सुनिए। बाफर जोन में हमारे सेना को तैनात कर दिया, सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया। मतलब क्या होता है? बाफर जोन का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ संघर्ष होते हैं, बीच में तैनाती के चलते ये रुकते हैं। इधर कुकी, इधर मैती। कुकी जोमो हमार जो है, इधर मैती। और वो खुद स्वीकारते हैं, देश की गृह मंत्री, मतलब स्वीकारते हैं कि इस तरफ कुकी लैंड है, इस तरफ मैती लैंड है। मतलब आज मणिपुर की हालात कितना बिगड़ चुके हैं कि देश की गृह मंत्री सदन में ये कहते हैं कि मैं बाफर जोन में सेना तैनात किए। ये नहीं कहते कि हमारे मणिपुर से 4,500 से 5,000 आधुनिक हथियारों लूटे गए हैं, जो कभी भी हिंदुस्तान में नहीं हुई। और 3 मास गुजर चुके हैं, फिर भी ये थामने के कोई नाम नहीं लेते हैं। तो सेना बल भेजो या सुरक्षा बल भेजो, ये हथियार बरामद करो, शांति बहाली की व्यवस्था करो, सौहार्द बनाए रखो, भाईचारा को बनाए रखो। यही तो इनका काम था। लेकिन वो बात नहीं करते हुए उन्होंने कह रहे थे कि मैं बाफर जोन में सेना तैनात कर दिया। मतलब ये एलओसी की तरह बात करते हैं। एलओसी क्या होता है? इस तरह पाकिस्तान, इस तरह हिंदुस्तान, बीच में एलओसी। बाफर जोन में वैसा ही है, एक तरह कुकी लैंड, कुकी जोमी लैंड, और दूसरी तरफ मैती लैंड। अब ठीक से पढ़ के देखो, अब सबको जानकारी लेना चाहिए इस मुद्दे पे, क्योंकि बड़ा अद्भुत व्याख्या किए थे अमित शाह जी। उस दिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहे थे उनको सदन के अंदर, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, तो कैसे समझाऊं? मैं भी शंका जताने की कोशिश की, इस तरीके की बयान देश की गृह मंत्री को नहीं देना चाहिए था। मैं जरूर ये कहना चाहते थे उस दिन। दादा, आज ऐसा हालत हुई है मणिपुर में कि मणिपुर के पुलिस आर्मी के खिलाफ थाने पे केस दर्ज कराते हैं। हिंदुस्तान में कहीं कब हुआ ना, कभी किसी ने देखा। सोच लीजिए आप लोग जरा, सबको सोचने की जरूरत है, क्योंकि आप या मैं जो भी हो, हम सब ये देश की स्टेक होल्डर हूं। ये देश हम सबके लिए है, चाहे कोई भी जगह कोई रहे। तो इसलिए सबको सोचना चाहिए। दादा, ये सवाल इधर से है। सदन में जब अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो रही थी, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आपके प्रति जो प्यार और स्नेह है, बराबर लगातार दिखा। आपने गृह मंत्री के बयान का जिक्र किया। आपने एक इंटरव्यू दिया था हाल ही में, जिसमें आपने इंडिया गठबंधन को मजबूरी का गठबंधन बताया, और इस बात का जिक्र पुरजोर तरीके से गृह मंत्री ने अपने भाषण में किया। क्या आपको लगता है कि वाकई में मोदी सरकार को हटाने के लिए एक मजबूरी का एक पैन इंडिया प्लेटफॉर्म आप लोग बनाने जा रहे हैं, जिसको पॉलिटिकली उन्होंने हाउस के अंदर भी अपने डिबेट में भुनाया? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुश्किल है आप लोग जैसे लोगों को लेकर, जो हमारे लिए प्यार है, मोहब्बत है। मैं किसी प्यार और मोहब्बत की और विपक्ष रहते हुए किसी से ना ये मांगता ना पूछता। मैं अपना सम्मान चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं, जो हमारा हक है। मैं किसी की प्यार और मोहब्बत की
मोहताज नहीं हूं। आप जो बात रखे हैं, देखो आप भी आधा अधूरी बात रख दिए हैं चालाकी से। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या बोला, आप दोबारा निकाल लीजिए। अच्छा, अरे एजेंसी के ये नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। आपने उसमें ये कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है। बिल्कुल कहा, मैं बता रहा हूं आपको मैं आप तो बीजेपी के सांसद की तरह बात करते हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं नहीं, मैं जवाब तो दे दीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये मुद्दे उठाए थे सदन के अंदर, रिकॉर्ड पे देख लो आप क्या कहा उन्होंने। अधीर चौधरी ने कहा कि इंडिया अलायंस जरूरी है और फिर मजबूरी भी है, इसलिए मैं कहा आधा अधूरी बात रखें आपने। फिर दोबारा देख लीजिए, एएनआई हटे नहीं। जिस एजेंसी की बात आप कर रहे हैं वो एजेंसी अभी भी जिंदा है और उनमें हमारा जो भाषण वो भी जिंदा है। अभी उसको हटा नहीं है, क्योंकि वो तो सदन नहीं है कि हटा देंगे, एक्सपंज नहीं होते वहां से। उसका थोड़ा ध्यान से देख लो। एक मिनट, वो मैंने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा था कि ये जरूरी है, और फिर कहा जरूरी है और साथ साथ मजबूरी भी है। मजबूरी कोई अन्याय बात नहीं होता है। मान लीजिए अब धूप पे निकालोगे, धूप चलते चलते बारिश आ जाएंगे, तो आप क्या करते हैं, एक छत्र इस्तेमाल करते हैं। ये मजबूरी है, नहीं तो क्या है, कोई गलत है एक छत्र इस्तेमाल करना। इसीलिए आपको कहा अजय भाई कि आधा अधूरी बात करते हैं। ये जरूरी है पहले बोला नहीं, अरे मैं नहीं आपको मैं कह रहा हूं। अच्छा, उसके और आगे पीछे देख लेने से अच्छा होते। मैंने कहा समंदर के नीचे जब तीमी मछलियां चलते हैं तो आजू बाजू में छोटा मछलियां डरते हैं, तो वो क्या करते हैं, कभी कभी सब मिलके तीमी मछली जैसा सेहत बना लो, क्योंकि तीमी डरे। तो क्या गलत है इस बात में, ये तो साइंटिफिक बात है। समुद्र की नीचे ऐसा होते हैं। दादा इधर, दादा, this is probably the first time that a leader of the principal opposition party in the Lok Sabha has been suspended from the House. So what would you say about the current trend of suspensions, that if you speak current trend of suspensions in both Lok Sabha and Rajya Sabha against opposition leaders, how they've been suspended? 4 of them stand suspended today. See, it's really a new phenomena that we have never been experienced during our career in parliament. See, the issue is that as it has been issued by the Speaker Lok Sabha, I cannot disobey his order or direction or anything whatsoever. But very steadfastly and with all humilities at my command, I can say that I did not have even a remote objective to disparage or tarnish anyone whosoever in the parliament. If anything is termed unparliamentary, Speaker has the right to delete or expunge it. But I do not know why for 1 or 2 words which were misconstrued by them as an offensive, they may protest to the Speaker according to the provision of the rules and procedures enshrined in our rule book.
and got those words expunged. This is the very simple formula. If anything unparliamentary, if any unparliamentary words are uttered by any member whosoever. But what I have experienced that there is a deliberate design by the ruling party to throttle the voice of the opposition by resorting to various unsavory instruments which should not be applied on me. See, I have been hanged, and thereafter I will have to face the trial. It's a very queer situation I have been facing. First of all, to be hanged, thereafter go for trial. But again, I am, with all respect at my command to the chair of the house, I must say that I cannot contradict the direction of the chair. But if I find that this kind of situation could be resolved by court, I may try also to it. Because otherwise, the essence of Indian Parliament will be done away with. So naturally, it's a queer and very, precarious and as well as the retrogressive steps being taken by the government itself. So this kind of retrogressive steps certainly will undermine the spirit of parliamentary democracy. That I can say. दादा एक सेकेंड हिंदुस्तान टाइम्स फिर जैनेंद्र जी एबीपी अभी अभी रुक जाइए बात एक सेकंड रुक जाइए देखिए एक सवाल बार बार सर मैं पूछ लेता हूं और उसके बाद पूछ लेता हूं दादा आपके संसद में साथी हैं वरिष्ठ वकील हैं मनीष तिवारी उन्होंने कहा कि आपका जो निलंबन है ये फिट केस है सुप्रीम कोर्ट में हम चैलेंज सोचते करने हैं के लिए सब। क्या आप ये कदम उठाएंगे हाँ उठा सकते, जरूरत पर तो उठा सकते, और वो जो कहाना मजबूरी से उठा सकते। और एक चीज और जो आप कह रहे हैं कि पहले आपको फांसी दे दी गई फिर आपका मुझे ट्रायल लगता है होगा। क्या करें। मैं सवाल सुन लीजिए क्या जो प्रिविलेज कमेटी की कार्रवाई होगी उसके सामने आप पेश होकर के बिल्कुल सफाई बुलाने देंगे? से जब बुलाएंगे तब पहुंच जाऊंगा। मैं तो बड़ा अस्थिर होकर बैठे हैं, अधीर होकर बैठे हैं कि कब मुझे बुलाया जाए। I have a question. जरूर जाऊंगा। देखिए जो नियमों है, जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, सब मान के चलते हैं हम लोग और मान के चलूंगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों ने हमें वोट देकर उनकी आशीर्वाद दुआ लेकर नुमाइंदे बनते हुए आए हैं, तो नियमों के मुताबिक चलना चाहिए ना, तो जरूर हम करते रहेंगे। Okay, I have a question. मैंने क्या कहा, जा सकते हैं, क्या कहा, I have a question. विचार विमर्श कर रहे हैं, मैं तो कह दिए हैं अभी। I have a question to Aditya. Yesterday, the Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi has said that they wanted you to apologize or express regret in the House. Because you didn't express regret, that is the reason why they had to move a motion against you. See, you have all witnessed the bedlam descended in the well.
someone, I mean, he's a former wrestler from UP. He was ferociously descended on the well to even physically assault myself. You have all observed it. I do not know when my apology was sought for. I do not know. But my question is, yes, why should I beg apology? That must be elaborated. And if I can prove that the so-called minister, he has been seeking my apology out of vengeance, then what is to be done? I have sought apology to Mahamahim Rashtrapati ji. By default, I made a mistake, I committed a mistake, and immediately I sought an apology from her. दादा मेरा सवाल Just a bit. So, I cannot afford to satiate the thirst of vengeance, the thirst of retaliation. By anybody whosoever, it is not my fault. दादा मेरा नाम कनिका है, मैं सचवेलक से हूँ। सवाल ये है, अभी आपने कहा कि इंडिया अलायंस जो बना है वो एक मजबूत अलायंस है। आपने एक बात और जिक्र किया कि बीजेपी के पास तो मोदी का चेहरा है, अमित शाह का चेहरा है। आपको लगता है कि 2024 में जो आप लोग बोलते हैं कि इंडिया अलायंस मजबूती के साथ लड़ेगा, तो मोदी के चेहरे के और अमित शाह के चेहरे को आप लोग कॉम्पिटिट कर पाएंगे 24 में? देखते जाइए, देरी तो है। इतना चेहरा लेकर क्या करेंगे? आम लोगों की आशीर्वाद हुआ सबसे बड़ा भरोसा है। चेहरा की सूरती में क्या लेना देना है हमसे? आज की चेहरा कल बिगड़ सकते हैं। मुझे अगर बुरा लगता है, मैं अगर जाए सैलून में, पार्लर में, मुझे भी अच्छा दिखाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई सुंदर हूं या सुंदरी हूं। दादा 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 किरण रिजिजू और तमाम नॉर्थ ईस्ट माइक ऑन है। किरण रिजिजू और नॉर्थ ईस्ट के तमाम सांसदों ने कल एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को। राहुल गांधी ने जो जिक्र किया था कि आर्मी 24 घंटे में मणिपुर में शांति ला सकती है, उस शब्द को लेकर निंदा की है और कहा है कि इन्होंने तो 1976 में मिजोरम में बम डाले थे। कहा है कि इन्होंने तो 1976 में मिजोरम में बम डाले थे। इनकी ये परंपरा रही है। तो उस पत्र को लेकर और किरण रिजिजू के बयान इनको ये मतलब पता नहीं कि मिजो अकॉर्ड राजीव गांधी जी ने किए थे। ये तो माहिर है हाँ को ना करना, ना को हाँ करने। आपको राजीव गांधी जी मतलब कांग्रेस जमाने में मिजोरम में मिजो अकॉर्ड हुई थी। अब देखो मिजो अकॉर्ड किसने किया था? कांग्रेस जमाने में किया था मिजो अकॉर्ड। अब इतिहास पढ़ लो। अगर कहीं बम गिराना की जरूरत होते है तो हो सकते। मैं तो चाहता हूं कि लद्दाख में बम गिराओ और चीना फौज को हटाओ वहां से, चाहे क्यों ना वो हमारे देश के अंदर बमबारी हो, क्योंकि चीना फौज हमारे देश के अंदर बैठे हुए हैं। इसलिए देश के अंदर बमबारी होना चाहिए चीना फौज को हटाने के लिए। अगर कहीं मिजोरम के अंदर कोई बाहर वाले फौज के अगर घुसपैठिया होते तो बम एक बने 100 बार गिराना चाहिए था। इसमें कोई अंडर नहीं। लद्दाख में हमारे जमीन पे आके चीना फौज ने बैठे हैं। अरुणाचल में हमारे जमीन में चीना फौजों की गांव बसा लिए हैं। वहां जाके बम गिराओ। हम कभी नहीं कहेंगे कि हमारे मोदी देश के अंदर बम गिराते हैं, जरूरत पर तो गिराना चाहिए। लेकिन मिजोरम अकॉर्ड किसने किया था बताइए? लाल डेंगा के साथ किसने अकॉर्ड किया था बताइए? वो तो बात जिक्र नहीं होगा। यही तो समस्या है हमारे देश के लिए। लोगों को गुमराह करो, लोगों को गलत समझाओ और सत्ता में रह जाओ, बस। एक सवाल एक आज प्रधानमंत्री ने अपने पार्टी के एक प्रोग्राम में कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि पंचायत चुनाव में खूनी खेल खेला गया बंगाल में। क्या आप भी मानते हैं? हाँ, बहुत हुआ है, क्यों नहीं मानेंगे? अभी एक पीएम मोदी ने स्पीच में ये भी कहा है कि ऑपोजिशन को डराने
देखिए मैं तो क्यों नहीं होगा, बांग्ला में हुआ है, कब कहेगा कि राजस्थान में हुआ है, कब कहेगा कि छत्तीसगढ़ में हुआ है, ये नहीं कहेगा कि यूपी में हो रहा है। समस्या इसमें है, ये कभी नहीं कहेगा कि उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, ये कभी नहीं कहेगा कि मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, ये कभी नहीं कहेगा कि हरियाणा में नू में क्या हो रहे हैं, ये नहीं कहेगा। जिनको इनको लगेगा ये बोलने से हमारा पक्ष सही रहेगा, ये सिलेक्टिव एक्विजिशन होते हैं, ये सिलेक्टिव एक्विजिशन। और दूसरी बात ये है कि मणिपुर के साथ बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये तुलना नहीं होना चाहिए। अगर तुलना करे तो चाना बेदना में कोई फर्क नहीं रहेगा, बुलक और हिलक में कोई फर्क नहीं रहेगा, अनारस और बेनारस में कोई फर्क नहीं रहेगा। अधीर जी एक सवाल है। आप 21 जो लोग गए थे, आप विपक्ष पार्टी गठबंधन से 21 लोग गए थे, उसमें आप भी थे। तो मणिपुर को लेकर के या मणिपुर मुद्दे को लेकर के विपक्ष का अब क्या स्टैंड होगा? हमारा तो मांग यही होगा, मणिपुर में शांति बहाल हो, मणिपुर सौहार्द बने रखे, मणिपुर में भाईचारा की बहाली हो, मणिपुर के लोग शांति में अपना जिंदगी गुजार पाए। क्योंकि लोगों की वहां इतना दुख, वेदना, इतना परेशानियां हैं, आप सोच नहीं सकते। आपके लोगों के बहुत सारे साथियां मणिपुर में गए थे, दौरा किए, उन लोगों को पूछ लीजिए आप। अगर एक भी लफ्ज हम लोग ज्यादा बोलते हैं तो आप आके जो मर्जी हमारे खिलाफ बोलते रहो। ये ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर, ये कोई पार्टी के मसला नहीं है, इट्स ए डिजास्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, इट्स ए ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर। भयंकर हालत, भयंकर हालत, भयंकर हालत। देखिए मणिपुर हो, नॉर्थ ईस्ट रीजन हो, वहां की कोई भी घटना घटे, मेनलैंड इंडिया में उसका ज्यादा असर नहीं होते। इसलिए ये सरकार को भी इस तरीके की उदासीनता देख पाते हैं। अगर मणिपुर की घटना सारा देश की राजनीति में, सियासत में कोई जबरदस्त कोई प्रभाव का मसला होते तो मणिपुर के लिए सरकार भी और ज्यादा व्यस्त रहते, और ज्यादा तकलीफ उठाते, कोशिश करते। लेकिन मेनलैंड इंडिया में मणिपुर के मुद्दे को ज्यादा असर नहीं देख पाते लोग, इसलिए चुप्पी साधे हैं, इसलिए इतना उदासीनता अभी भी अब देख रहे हो। दादा लास्ट 2 क्वेश्चन, आप और उसके बाद बस हो गया। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने गृह मंत्री को खत लिखा है और कहा है कि धर्म के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। धर्म के आधार पे जनगणना होनी चाहिए, धर्म के आधार पर। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा है तो उसका जो है अल्पसंख्यक का जो पद है वो हटा देनी चाहिए। तो मैं क्या करूं? क्या ऐसा होना चाहिए? दादा, हाँ बोलिए। दादा प्रधानमंत्री ने 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान चलाने तो पहले भी किया था। पहले भी किया था, लेकिन क्या विपक्ष के लोगों को आमंत्रण मिला है इस बारे में? अब तक तो नहीं मिले, हो सकता कि 14 अगस्त रात को मिल सकते, तो जैसे आ नहीं पाए, बाद में कहेंगे वो नहीं आए। और दूसरी बात, तिरंगा पताका हमसे उधार लेते हैं, मोदी ज्यादा उधार लेना चीज पसंद करते हैं। जब आरएसएस की नारा था कि भगवा ध्वज फैलेंगे, तो मोदी जी भी तिरंगा में आ गए, मतलब हमारी जो बात वो अभी मानने लगे हैं, क्योंकि वो जानते हैं हिंदुस्तान में तिरंगा के अलावा और कुछ नहीं हो सकते हैं। कम से कम ये तो बात माने। एक दिन ऐसा था, तिरंगा फैलाने के लिए आरएसएस के लोग मैसूर में 22 कांग्रेसियों को हत्या किए थे। उस दिन सदन में ब्यौरा दिया था मैंने, जाके पता कर लो इतिहास में। आज तिरंगा की पूजा होते हैं, ये तब पूजा करते हैं जब इनको पुसाता है, पुसाने से पूजा होगा। नहीं तो ऐसा कह सकते कि गुड़ और गोबर, मैं गोबर हूं और मोदी गुड़ है, मोदी हमें गुड़ बनाना चाहते थे, गोबर बन गया। गोबर में भी नफरत आ गए, गाय में नफरत आ गए, और कहां जाए हम लोग?